हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें बीए थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर से इंडियन पॉलिटिकल थिंकर पढ़ा रहा हूं और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर यानी कि भारतीय राजनीतिक विचारक के अंतर्गत मैं आप लोगों को अग्नासूत के बारे में बता रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने अग्नासूत से ही गौतम बुद्ध की सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताया था कि गौतम बुद्ध ने सामाजिक व्यवस्था के बारे में क्या विचार दिए हैं, वह किस प्रकार के सामाजिक व्यवस्था का वर्णन करते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप लोगों को अग्नासूत में वर्णित राजत्व का सिद्धांत के बारे में बताऊंगा। यह जो अग्नासूत है यह त्रिपिटक के दीघा निकाय से लिया गया है। दीघा निकाय का एक भाग है अग्नासूत। इसको हम अगन्य सूत भी कहते हैं, या इसको अगानासूत भी कहते हैं और कहीं कहीं अग्निसूत का वर्णन भी हमें मिलता है। इसको विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो गौतम बुद्ध ने प्रवचन देते समय अग्नासूत में प्रवचन और किसको देते हैं? दो ब्राह्मण होते हैं, एक वासिष्ठ और दूसरा भारद्वाज। वासिष्ठ और भारद्वाज को प्रवचन देते हैं कि अतीत में किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था थी और किस तरह से इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, किस तरह से जीवन की उत्पत्ति हुई और किस तरह से विभिन्न वर्गों की रचना होती है। इसके बारे में गौतम बुद्ध वासिष्ठा को और भारद्वाज को बताते हैं। इस वीडियो में आपको गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों के अंतर्गत राजत्व के सिद्धांत का वर्णन करूंगा कि गौतम बुद्ध ने राजा के क्या गुण बताए हैं या राजा के कर्तव्य क्या बताए हैं और राजा की उत्पत्ति कैसे होती है। तो बौद्ध दर्शन में राजा की उत्पत्ति एक दंडात्मक इकाई के रूप में होती है, जिसका मुख्य दायित्व क्या होता है? कानून बनाए रखना, व्यवस्था बनाए रखना, और कानून और व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व पूर्ण रूप से राजा का होता है। क्योंकि व्यक्ति जो होता है वो बिना कानून और दंड व्यवस्था के जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है। व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण रखना आवश्यक होता है। यदि व्यक्तियों के ऊपर नियंत्रण नहीं रखा जाए तो वह स्वच्छंद आचरण करने लगेंगे और जब स्वच्छंद आचरण करने लगेंगे तो उससे अनेक लोगों को परेशानियां उत्पन्न होगी, कठिनाइयां उत्पन्न होगी। इसलिए व्यक्तियों को नियंत्रित करने के लिए एक सत्ता की आवश्यकता होती है। सत्ता का अनुभव किया गया था। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया कि जो चावल की खेती होती है, चावल के भूभाग जो होते हैं, उस भूभाग पर कुछ अपराधियों के द्वारा कब्जा किया जाने लगता है या चावल की खेतों की चोरी की जाती है, तो लोगों ने मिलकर एक रखवाला नियुक्त किया और वह रखवाला जो था वही क्या था? खटिया वर्ग था। तो खटिया वर्ग को देख रेख करने के लिए चुना और बाद में चलकर वह राजा हो जाता है, जिसको मैं अभी बताने जा रहा हूं। तो जो राज्य की उत्पत्ति होती है, गौतम बुद्ध के अनुसार जो राज्य की उत्पत्ति होती है एक अनुबंध के रूप में होती है, यानी कि समझौता के रूप में होती है, जिस प्रकार का वर्णन हाब्स, लॉक और रूसो के द्वारा किया गया है। हाब्स, लॉक और रूसो ने भी राज्य की उत्पत्ति के समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। यानी कि हाब्स, लॉक, रूसो का भी कहना है कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वरीय रचना नहीं है, देवताओं की रचना नहीं है, बल्कि लोगों ने मिलकर बनाया है। यही बातें गौतम बुद्ध भी वासिष्ठा और भारद्वाज को बताते हैं कि राज्य की उत्पत्ति या राजा की उत्पत्ति, समाज की उत्पत्ति लोगों के द्वारा की गई है। विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति भी लोगों के द्वारा की गई है। विभिन्न वर्णों को भी लोगों के द्वारा बनाया गया है। तो इस तरह से गौतम बुद्ध राज्य की उत्पत्ति का पूरा श्रेय मनुष्यों को देते हैं। जिस तरह से हाब्स, लॉक, रूसो के अंतर्गत सारे मनुष्य मिलकर एक राजा का निर्माण करते हैं, राजा की रचना करते हैं, उस राजा को दायित्व सौंपते हैं कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने का। यही बातें गौतम बुद्ध भी वासिष्ठा को बताते हैं, भारद्वाज को बताते हैं। तो अगानासूत में यह वर्णन मिलता है कि राज्य का निर्माण लोगों की इच्छा के द्वारा किया गया था। लोग शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, दंड व्यवस्था बनाए रखने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों ने मिलकर एक सत्ता की नियुक्ति की। अग्नासूत में यह वर्णित है कि लोगों ने अपने खेतों की सुरक्षा के लिए या फसलों की सुरक्षा के लिए एक व्यक्ति को चुना जो बहुत ही शूरवीर था, बहुत ही साहसी था, बहुत ही आकर्षक था और वह सभी अपराधियों को दंड दे सकता था। उसके अंदर इतनी क्षमता थी कि वह लोगों को दंड दे सकता था और वही व्यक्ति बाद में चलकर क्या हो जाता है? राजा हो जाता है। तो इस तरह से राजा को बाद में
अग्नासूत्र में महासम्मत या महासम्माता की उपाधि दी गई। महासम्मत या महासम्माता, महासम्मत या महासम्माता की उपाधि दी गई। महासम्मत, महासम्मत या महासम्माता की उपाधि दी गई। अग्नासूत्र में यह वर्णन मिलता है कि जो महासम्मत होता है या महासम्माता जो होता है वह केवल सम्राट नहीं था, वह केवल सम्राट नहीं था। लोगों ने उसको एक सम्राट के रूप में नहीं चुना था। वह केवल क्या था? समुदाय या जाति की देखभाल करने वाला है। समुदाय या जनजाति के जो प्रथागत कानून होते हैं उन प्रथागत कानूनों की रक्षा करने वाला था और कानूनों को बनाए रखने वाला था। यानी कि जो प्रथाएं होती हैं समाज में, जो परंपराएं होती हैं समाज में, उस परंपराओं और प्रथाओं को बनाए रखने वाला था। और लोगों ने यह अधिकार अपनी इच्छा से उसको दिया। लोग चाहते थे कि यह व्यक्ति समाज में शांति व्यवस्था सुनिश्चित करे, समाज का संचालन करे और यह कानून का निर्माण करे, कानूनों को लागू करे और जो व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है उसको वह दंडित करे। तो इस तरह से महासम्मत की उत्पत्ति कैसे होती है? लोगों के द्वारा होती है। अग्नासूत्र में यह भी कहा गया है कि राज्य का मुख्य उद्देश्य संपत्ति और परिवार जैसे विषयों की रक्षा करना था। यानी कि संपत्ति की सुरक्षा प्रदान करना, परिवार को सुरक्षा प्रदान करना और अनुचित कार्यों पर धार्मिकता की शक्ति आरोपित करना। जो लोग अनुचित कार्य कर रहे हैं उनके अनुचित कार्यों पर प्रतिबंध लगाना, धर्म के अनुसार आचरण करना सिखाना। यानी कि धर्म के अनुसार या धम्म के अनुसार लोगों को दंडित करना, सबको धर्म का पालन कराना। यह सब दायित्व किसको सुनिश्चित किया गया, किसके ऊपर आरोपित किया गया? यह सब दायित्व महासम्माता के ऊपर आरोपित किया गया। महासम्माता ही धर्म के अनुसार शासन करेगा, सबके संपत्ति की रक्षा करेगा, सबकी परिवार की रक्षा करेगा और समाज में शांति व्यवस्था और कानून को सुनिश्चित करवाएगा। और इसे पूरा करने के लिए और इस सारे उद्देश्यों को, समाज के इन सभी उद्देश्यों को, राज्य के इन सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उसी राजा को, उसी खटिया वर्ग को महासम्माता की उपाधि दी गई। शुरू में जब शासक वर्ग की उत्पत्ति होती है तो वह एक खटिया के रूप में होता है, एक खटिया वर्ग के रूप में होता है। खटिया जिसका अर्थ होता है खेतों की सुरक्षा करना। खटिया यानी कि खेतों की सुरक्षा करना। जो चावल के फसल होते थे उन चावल के खेतों की यह सुरक्षा करता था और बदले में लोगों ने इसको चावल का कुछ हिस्सा देना सुनिश्चित किया और यह भी सुनिश्चित किया गया कि यह राज्य में अराजकता को समाप्त करेगा। यह खटिया जो है यह राज्य में अराजकता को समाप्त करेगा। अराजकता को राज्य में समाप्त करेगा और राज्य में शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखेगा। जो भी व्यक्ति अपराध करेगा उसको यह दंड देगा। यह सब खटिया को सौंपा गया। यह सारे कार्य किसको सौंपा गया? खटिया को सौंपा गया। तो दीघा निकाय के अग्नासूत्र में राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक अनुबंध सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। जैसा कि हमने बताया आपको कि गौतम बुद्ध ने अनुबंध का सिद्धांत दिया है या सामाजिक समझौते का सिद्धांत या संविदा का सिद्धांत दिया है और लोगों ने उस व्यक्ति को अपनी सहमति से महासम्माता चुना और वह महासम्माता न केवल एक कानून निर्माता के रूप में था, न केवल एक विधायक के रूप में था, बल्कि उसको लोगों ने आपस में एक नेता के रूप में चुना, बल्कि उसको लोगों ने अपना नेता भी चुन लिया। यह महासम्माता जो है यह सबका नेता बन गया और यही व्यक्ति बाद में जाकर शासक बन जाता है या सम्राट बन जाता है। और यह मुख्य रूप से लोगों के द्वारा प्रदान किए गए चावल पर ही निर्भर था और चावल जो उसको मिलता था उसी चावल से वह सबकी देख रेख करता था। मतलब चावल प्राप्त करके वह सबकी सुरक्षा प्रदान करता था और विभिन्न कर्मचारी धीरे धीरे नियुक्त करने लगा, विभिन्न क्षेत्रों में कर्मचारी नियुक्त करने लगा। तो इस तरह से यह जो महासम्माता था यह सबका नेता बन गया, सबका राजा बन जाता है। और अग्नासूत्र में यह भी कहा गया है कि यह महासम्माता न केवल एक सम्राट था बल्कि एक कार्यकारी अध्यक्ष भी था। लोगों का कार्यकारी अध्यक्ष भी होता है सम्राट। यह कार्यकारी अध्यक्ष भी था। सभी लोगों ने सहमति से अपनी शक्तियां इसको सौंप दी।
सभी लोगों ने अपनी इच्छा से, अपने सामर्थ्य से अपनी शक्तियां किसको सौंप दी? महासम्माता को सौंप दी, ताकि समाज में शांति व्यवस्था कायम रहे। इस तरह से जो महासम्माता था वह लोगों का राजा बन जाता है। वह कानून बनाने लगता है, कानून के अनुसार शासन करने लगता है, धर्म के अनुसार शासन करने लगता है। समाज में जितने भी अनैतिक व्यक्ति होते हैं, जितने भी चोर डाकू होते हैं, अपराधी व्यक्ति होते हैं, सबको दंडित करके वह लोगों को सुरक्षा प्रदान करने लगा। तो गौतम बुद्ध ये बताते हैं कि सम्राट की उत्पत्ति कैसे होती है, सम्राट पद की उत्पत्ति कैसे होती है। जिस तरह से हम देखते हैं कि जो गांव के व्यक्ति होते हैं, ग्रामवासी होते हैं, एक प्रधान को चुन लेते हैं, एक मुखिया का चयन करते हैं, और जब इस मुखिया की लोकप्रियता बढ़ने लगती है, पॉपुलैरिटी बढ़ने लगती है, इसका क्षेत्र बढ़ने लगता है, इसका दायरा बढ़ने लगता है, तो यह उससे बड़ा नेता चुन लिया जाता है। उस क्षेत्रवासियों के द्वारा एमएलए भी चुना जा सकता है, या फिर यह सांसद भी चुना जा सकता है, या उस प्रदेशवासियों के द्वारा या देशवासियों के द्वारा शासक भी चुना जा सकता है, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री भी चुना जा सकता है। तो इस तरह से लोगों के बीच जब इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगती है, इसके कार्यों से लोग प्रशंसित होने लगते हैं, यह कानून और शांति व्यवस्था को कायम करने में सफल हो जाता है, तो लोग इसको सम्राट चुन लेते हैं, इस व्यक्ति को सम्राट चुन लेते हैं। और गौतम बुद्ध ने वशिष्ठा को यह बताया कि लोगों ने इस सम्राट को कानून के रूप में देखा, न्याय के अधिकार के रूप में देखा कि वही न्याय कर सकता है, वही सबको अधिकार दे सकता है, वही कानून को लागू कर सकता है। इस तरह से सभी लोग उस सम्राट के या उस राजा के आदेशों का पालन करने लगे। तो इस तरह से शासक और प्रजा की उत्पत्ति होती है। गौतम बुद्ध आग्नेय सूत्र में या अगन्ना सूत्र में सम्राट के 10 गुण बताए हैं, राजा के 10 गुण बताए हैं, जिसको कि 10 विद्या राजधर्म कहा जाता है। 10 विद्या राजधर्म, यानी कि राजा के 10 गुणों का उन्होंने उल्लेख किया है। और यदि राजा के अंदर इन 10 गुण समाहित हैं, तो वह सम्राट क्या हो सकता है? चक्रवर्ती सम्राट हो सकता है, वह चक्रवर्ती राजा हो सकता है। आइए देखते हैं कि गौतम बुद्ध ने राजा के 10 गुण कौन कौन से बताए हैं। बौद्ध दर्शन में या अगना सूत्र में राजा के 10 कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। गौतम बुद्ध ने राजा के 10 कर्तव्य बताए हैं, जिसमें पहला है दान, और दूसरा है शीला, तीसरा है परिकागा, चौथा है अज्जव, पांचवा है मद्दव, छठा है तप, सातवां है अकोढ़ा, आठवां है अभिहिंसा, नौवां है खांटी, और 10वां है अविरोधन। तो इस तरह से उसने 10 गुणों का उल्लेख किया है, और यह सब त्रिपिटक में किया गया है। और त्रिपिटक जो है वह पाली भाषा में लिखा गया है। तो ये जो है ये पाली भाषा का हिंदी, बाद में पाली भाषा का हिंदी अनुवाद किया गया, और ये पाली भाषा जो है वह संस्कृत से मिलती जुलती प्रतीत होती है। तो पाली भाषा से ही सारे उपदेशों का संकलन किया गया है, त्रिपिटक से ही गौतम बुद्ध के सारे उपदेशों का संकलन किया गया है। तो गौतम बुद्ध ने राजा के 10 गुण बताए। पहला है दान। दान का तात्पर्य क्या होता है? दान करना। दान का तात्पर्य क्या होता है? दान करना। लेकिन गौतम बुद्ध के अनुसार इस दान में बहुत कुछ समाहित है। जैसे कि राजा को दान करना चाहिए। दान किसको करना चाहिए? निर्धन प्रजा को करना चाहिए, संपन्न को नहीं करना चाहिए, निर्धन प्रजा को करना चाहिए। असहायों की सेवा करनी चाहिए, असहायों के लिए कार्य करना चाहिए। राजा को उदार होना चाहिए और उसको उदारता का पालन करना चाहिए। राजा को धर्म का ज्ञान देना चाहिए, यानी कि उसको धर्म का ज्ञानी भी होना चाहिए। और सार्वजनिक हित को देखने वाला होना चाहिए। राजा को सार्वजनिक हित को देखने वाला होना चाहिए। यानी कि दान का तात्पर्य क्या है? कि अपनी प्रजा के साथ उदारता का पालन करना, उदारता दिखाना, प्रजा के साथ उदारता दिखाना, प्रजा का कल्याण करना, प्रजा को ज्ञान देना, उनको सद्मार्ग पर ले जाना। सद्मार्ग का मतलब धर्म के मार्ग पर ले जाना। दूसरा है शीला। शीला का मतलब यहां तात्पर्य होता है सील से। शीला का तात्पर्य क्या होता है? सील से। सील, शीला का मतलब होता है शील। सील का मतलब क्या होता है? सील का मतलब होता है विनम्र होना। राजा को बहुत विनम्र होना चाहिए, यानी कि राजा को शोषण से बचना चाहिए। विनम्र का मतलब क्या होना चाहिए? वो उसको शोषण नहीं करना चाहिए, शोषण से बचना चाहिए। राजा को किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए। राज्य में होने वाली चोरी और विभिन्न अपराधों को समाप्त करना चाहिए।
और व्यभिचार को रोकना चाहिए, नशा को रोकना चाहिए, राजा को स्वयं नशा नहीं करना चाहिए और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। राजा को नैतिक चरित्र वाला होना चाहिए और राजा को स्वयं को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। स्वयं को किस रूप में प्रस्तुत करना चाहिए? आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। राजा एक आदर्श बने ताकि लोग राजा के आदेशों का पालन करें, राजा को एक उदाहरण समझें और राजा के बताए गए मार्ग का वह पालन करें और राजा के निर्देशों का पालन करें। चूंकि राजा अच्छा होगा तो प्रजा भी अच्छी होगी। जैसा कि कौटिल्य ने कहा है, यथा राजा तथा प्रजा। जिस जैसा राजा होता है उसी तरह से प्रजा भी होती है। इस तरह से शील का तात्पर्य राजा को शोषण से बचना चाहिए, धोखाधड़ी, चोरी, हत्या, पाप वगैरह सारे कार्य नहीं करना चाहिए, यानी कि उसको एकदम शील स्वभाव का होना चाहिए, विनम्र स्वभाव का होना चाहिए। तीसरा है परिकागा। परिकागा परिकागा का मतलब होता है कि राजा को दूसरों के हितों के लिए या राज्य के हितों के लिए स्वयं का बलिदान कर देना चाहिए, यानी कि हमेशा तैयार होना चाहिए। यदि उसके प्रजा पर किसी प्रकार का संकट आता है तो हमेशा उसको शस्त्र उठाकर लड़ना चाहिए, उस संकट से मुकाबला करना चाहिए। यानी कि परिकागा, लोगों के हित के लिए स्वयं को बलिदान कर देना चाहिए। समाज को सुरक्षित रखने के लिए, राज्य को सुरक्षित रखने के लिए, समाज में शांति व्यवस्था कानून बनाए रखने के लिए राजा को हमेशा अपने हितों का बलिदान कर देना चाहिए, यानी कि उसको अपना हित नहीं देखना चाहिए, सार्वजनिक हित देखना चाहिए। चौथा है अजब। अजब अजब का मतलब होता है कि राजा के अंतर्गत अजब का गुण होना चाहिए, यानी कि ईमानदार होना चाहिए, सत्य का पालन करने वाला होना चाहिए, वह अपने कर्तव्य का पालन करने वाला होना चाहिए। राजा को हमेशा निर्भीक होना चाहिए, यानी कि राजा को ईमानदार होना चाहिए। जब राजा ईमानदार होगा तभी प्रजा सुखी रहेगी। राजा जब सत्यनिष्ठ रहेगा तभी धर्म का शासन बना रहेगा और राजा जब अपने कर्तव्यों का पालन करेगा तभी वह कर्तव्यों के पालन करने के लिए दूसरों को शिक्षा देगा। और राजा को निडर होना चाहिए, यानी कि संकटों का, मुसीबतों का, समस्याओं का निडरता पूर्वक, निर्भीकता पूर्वक पालन करना, निर्भीकता पूर्वक सामना करना चाहिए। पांचवा है मद्दव। मद्दव का मतलब क्या होता है? मद्दव का मतलब यहां तात्पर्य है सौम्यता से। राजा को क्या होना चाहिए? सौम्य होना चाहिए। राजा को सौम्य होना चाहिए, सौम्य स्वभाव का होना चाहिए, अहंकार युक्त होना चाहिए, अहंकार मुक्त होना चाहिए, अहंकार मुक्त होना चाहिए राजा को, और उसको विनम्र होना चाहिए। विनम्र, राजा को क्या होना चाहिए? विनम्र होना चाहिए। ये सब गुण राजा के अंतर्गत होना चाहिए। इसी तरह से सबको देख सकते हैं, राजा को एक तपस्वी की तरह से जीवन जीना चाहिए। जिस तरह से तपस्वी के पास संयम होता है और उसको अपने इंद्रियों को जीतने की क्षमता होती है, वह इंद्रियों को अपने वश में रखता है, अपने नियंत्रण में रखता है, इसी तरह से राजा को भी तपस्वी की भांति जीवन जीना चाहिए, उसको आत्मनियंत्रण युक्त जीवन व्यतीत करना चाहिए। सातवां है अकोधा। अकोधा या अकोढ़ा भी कहते हैं, यानी कि अक्रोधा। अक्रोधा, अकोढ़ा का मतलब क्या होता है? अक्रोधा, यानी कि क्रोध नहीं करना, घृणा नहीं करना, दुर्भावना मुक्त होना, शत्रुता का भाव नहीं रखना और आक्रोश से मुक्त रहना, शांत जीवन व्यतीत करना। राजा को क्रोध नहीं करना चाहिए, उसको क्रोध मुक्त जीवन व्यतीत करना चाहिए, शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए, दूसरों के प्रति दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, लोगों के प्रति शत्रुता का भाव नहीं रखना चाहिए। राजा को प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए, उसको किसी भी से क्रोध नहीं करना चाहिए। फिर है अहिंसा। अहिंसा, अहिंसा का मतलब होता है अहिंसा। अहिंसा, अहिंसा, राजा को हिंसा नहीं करनी चाहिए, उसको अहिंसक होना चाहिए। राजा को अहिंसा का पालन करना चाहिए और लोगों को भी अहिंसा का पालन करने के लिए लोगों को उपदेश दे। राजा को अपने प्रजा में दयालु का भाव रखना चाहिए, वह लोगों के साथ दयालु बना रहे और वह किसी प्रकार के बदले की भावना से शासन न करे और राजा को सभी प्रकार के युद्ध से बचना चाहिए। गौतम बुद्ध ने यह बताया है कि राजा को सभी प्रकार के अहिंसा से बचना चाहिए, युद्ध से बचना चाहिए, जब आवश्यक हो तभी हथियार उठाने चाहिए। खांटी। खांटी, यहां खांटी का मतलब होता है सहिष्णु, उदार। खांटी का भी मतलब होता है सहिष्णु, यानी कि सभी लोगों के साथ समान बर्ताव करना चाहिए,
सहिष्णु, खांटी। खांटी का तात्पर्य होता है कि राजा को सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए, सहनशील होना चाहिए और जनहित की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए और लोगों को समझना चाहिए, राजा को धैर्य भी रखना चाहिए। ये सारे गुण खांटी के अंतर्गत समाहित है। 10वां है अविरोधन। अविरोधन अविरोधन का तात्पर्य होता है कि सभी प्रकार के विरोधों से बचना। राजा को सभी प्रकार के विरोधों से स्वयं को बचाना चाहिए। राजा को कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि लोग उसका विरोध करने लगें और राजा को सभी प्रकार के विरोधों से बचकर सभी लोगों के हित के लिए कार्य करना चाहिए। जन कल्याणकारी कार्य करने चाहिए। जन कल्याणकारी कार्य करने चाहिए। तो इस तरह से अग्नासूत्र में राजा के 10 विद्या धर्म राजधर्म का वर्णन किया गया है, यानी कि 10 गुणों का वर्णन किया गया है। इन सभी गुणों को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोटबुक में नोट्स बना सकते हैं। आइए अब देखते हैं राज के घटक, यानी कि राजा जो शासन करता है तो राज के घटक कौन कौन से होते हैं या राजा के अंग कौन कौन से होते हैं। जिस तरह से मनु और कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए हैं, सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया है। सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत 7 अंग कौन कौन से हैं? पहला है स्वामी, दूसरा है अमात्य, तीसरा है पुर या जनपद, इसको हम कहते हैं, चौथा है दुर्ग और 5वां है कोष, छठा है दंड और 7वां है मित्र। ये 7 अंग है राजा के, ये 7 अंग है राज्य के। तो मनुस्मृति में भी राज के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी सप्तांग सिद्धांत का वर्णन मिलता है कि कौटिल्य और मनु ने राज्य के 7 अंग बताए हैं। इसी तरह से गौतम बुद्ध ने भी अपने त्रिपिटक में राज्य के 7 अंगों का उल्लेख किया है। राज्य के 7 अंगों का उल्लेख किया है, जिसमें कि पहला अंग है राजा या महासम्मत या खटिया। राजा, महासम्मत या खटिया, ये पहला अंग है जिसके बारे में बता चुका हूं कि राजा की उत्पत्ति कैसे होती है या महासम्मत की उत्पत्ति कैसे होती है या खटिया की उत्पत्ति कैसे होती है। जिस तरह से मनु ने या कौटिल्य ने स्वामी बताया है कि स्वामी ही राज्य का संरक्षक होता है, वही विधि निर्माता होता है, वही शासन करने वाला होता है। इसी तरह से जो महासम्मत होता है या महासम्माता होता है या फिर जो राजा होता है, ये राज्य की रक्षा करने वाला होता है, कानून का निर्माता होता है, प्रशासक होता है, सभी लोगों के ऊपर नियंत्रण करने वाला होता है और धर्म के अनुसार शासन करने वाला होता है। तो पहला राज्य का अंग गौतम बुद्ध ने क्या बताया है? राजा या महासम्माता या खटिया। यह खटिया जो था, यह पहले छोटे छोटे शासक हुआ करते थे, बाद में यही खटिया सम्राट बन जाता है, राजा बन जाता है या महासम्मत बन जाता है। दूसरा है क्षेत्र। क्षेत्र को रथ भी कहा गया है और राष्ट्र भी कहा गया है। क्षेत्र को रथ भी कहा गया है और राष्ट्र भी कहा गया है। जिस तरह से मनुस्मृति में क्षेत्र को जनपद कहा गया है या पुर कहा गया है। यानी कि गौतम बुद्ध के अनुसार जो क्षेत्र है उसमें विभिन्न क्षेत्रों का विभिन्न प्रकार का विभाजन किया गया है। क्षेत्रों का विभिन्न प्रकार का विभाजन किया गया है, जैसे कि पहला है कस्बा, पहला है गांव और दूसरा है कस्बा और तीसरा है नगर। तो ये सारे मिलाकर क्या हो जाते हैं? क्षेत्र हो जाते हैं, रथ हो जाते हैं, राष्ट्र हो जाते हैं। यानी कि हर राज्य में क्या होते हैं? गांव होते हैं। कुछ गांव में और कुछ ऐसे गांव होते हैं जो कस्बे के रूप में हो जाते हैं, कस्बा के रूप में हो जाते हैं। फिर नगर होते हैं जिसको हम जनपद कहते हैं और फिर उनकी सीमाएं होती हैं जिसको सीमांत कहा जाता है। गांव, कस्बा, नगर, सीमांत और शहर भी है इसमें, शहर, इनको मिलाकर यह क्षेत्र बनता है और यह सब क्षेत्र के ही संरचनाएं हैं। क्षेत्र के अंतर्गत गांव होता है, कस्बा, नगर और शहर और सीमांत कितने होते हैं। तीसरा है मंत्री और नौकरशाही। जिस तरह से कौटिल्य ने राज्य के अंगों में अमात्यों का वर्णन किया है, अमात्य का मतलब मंत्री, इसी तरह से गौतम बुद्ध ने भी मंत्री एवं नौकरशाही का वर्णन किया है। गौतम बुद्ध का यह कहना है कि राजा को मंत्रियों का चयन करना चाहिए, यानी कि उनकी योग्यता के अनुसार अमात्यों का चयन करना चाहिए या अमाका। अमात्य का मतलब क्या हो गया? अमाका। अमात्य को त्रिपिटक में क्या कहा गया है? अमाका का चयन करना चाहिए उनकी योग्यता के अनुसार और सबको विभाग भी दे दिया जाना चाहिए। और इन सभी मंत्रियों के अधीन विभिन्न कर्मचारी होने चाहिए, विभिन्न कर्मचारी होने चाहिए जो कि
मंत्रियों के अधीन राज्य के उत्तरदायित्वों का पालन करें, राज्य के कार्य करें और अपने उत्तरदायित्वों का पालन करें। फिर चौथा है सेना। सेना या इसको बलम कहा गया है, बलम, बलम यानी कि बल और बलम, बल होना चाहिए। सेना यानी कि चतुर, जिस तरह से कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में चतुरंगड़ी सेना का वर्णन किया है, गौतम बुद्ध भी हाथी सेना यानी कि हस्त सेना, अश्व सेना और पैदल सेना, विभिन्न सेनाओं का उल्लेख करते हैं कि राज्य के पास सेना भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसका पड़ोसी राष्ट्र आक्रमण करता है तो अपनी रक्षा करने के लिए उसके पास पर्याप्त सेना होना चाहिए, सशस्त्र बल होना चाहिए। इसी तरह से गौतम बुद्ध ने खजाना का वर्णन किया है, त्रिपिटक में खजाना का वर्णन किया है। जिस तरह से कोष का वर्णन किया गया है मनुस्मृति में या शास्त्र में कोष का वर्णन किया गया है, इसी तरह से राज्य के घटकों में गौतम बुद्ध ने खजाना का वर्णन किया है कि राज्य के पास कोष होने चाहिए, खजाना होना चाहिए, जिसको कि पाली भाषा में कोसा कोथागारा कहा जाता है। कोसा कोथागारा कहा गया है, यानी कि राजा के पास कोषागार होना चाहिए। कोसा कोथागारा का मतलब कोषागार होना चाहिए, जिसमें कि कोष रखे जाना चाहिए, जिसमें कि हीरे जवाहरात, विभिन्न प्रकार के रत्न होने चाहिए। आपातकाल स्थिति में विभिन्न विपदाओं से निपटा जा सके, विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जा सके, क्योंकि कोष के बिना यदि राज्य के पास कोष नहीं है तो फिर उस पर विभिन्न प्रकार के संकट आ सकते हैं, और कोष के द्वारा ही या अर्थ के द्वारा ही हम राज्य को मजबूत कर सकते हैं, सशक्त बना सकते हैं, सभी नागरिकों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। छठा है सहयोगी। जैसा कि उसमें मित्र का वर्णन किया गया है, मनुस्मृति में या कौटिल्य ने मित्र का वर्णन किया है राज्य के 7 अंगों में। मित्र भी एक अंग है, महत्वपूर्ण अंग है। इसी तरह से गौतम बुद्ध ने भी मित्र का वर्णन किया है, यानी कि सहयोगी का वर्णन किया है, सहयोगी के बारे में कहा है। उसको क्या कहा गया है? सहयोगी को अनुजुक्ता, अनुजुक्ता कहा गया है, यानी कि राजा के पास खटिया वर्ग से ही सहयोगी होना चाहिए। उधर राजनों में यानी कि विभिन्न जो छोटे छोटे राजा हैं वह राजा इस सम्राट के सहयोगी बने रहें, यानी कि वह मित्र की भांति राजा के पास जब तक मित्र नहीं रहेंगे तब तक सहयोगी नहीं, जब तक सहयोगी नहीं रहेंगे तब तक राजा अपने राज्य का संचालन नहीं कर सकता है। उसके पास विश्वस्त मित्र होने चाहिए, विश्वास पात्र मित्र होने चाहिए, और राजा को आपातकाल में अपने मित्रों को पहचानना चाहिए, अपने सहयोगियों को पहचानना चाहिए, क्योंकि जब तक लोग सहयोग नहीं करेंगे तब तक वो शासन समुचित तरीके से नहीं कर सकता है। फिर लोग है, लोग का मतलब होता है मनुष्य या मानुष्य। लोग का मतलब मनुष्य या मानुष्य, क्योंकि ये जो मनुष्य होते हैं राजा इन्हीं मनुष्यों के ऊपर शासन करता है, इसी जनता के ऊपर शासन करता है। लोग का मतलब यहाँ क्या हो गया? जनता। लोग जनता के राजा जनता के ऊपर ही शासन करता है, तो जनता भी क्या होनी चाहिए? जनता भी पवित्र होनी चाहिए, धर्म का पालन करने वाला होना चाहिए, जनता भी नैतिक होना चाहिए, अपराधियों की संख्या या विभिन्न प्रकार के जो अपराध हैं अपराधों की संख्या कम हो, जनता अधिक से अधिक शिक्षित हो और अधिक से अधिक नैतिक हो, धर्म का पालन करने वाला हो, तो ऐसे जनता पर राजा लंबे वर्षों तक, लंबे समय तक वह शासन कर सकता है। इस जनता के अंतर्गत जैसा कि गौतम बुद्ध ने विभिन्न वर्गों का वर्णन किया है, खटिया वर्ग का वर्णन किया है, ब्राह्मण वर्ग का वर्णन किया है, गहपति यानी गृहस्थ लोगों का वर्णन किया है, तपस्वी का वर्णन किया है, वेश्या और शुद्धा का वर्णन किया है, 4 वर्ण का वर्णन किया है। 4 वर्णों के अलावा गृहस्थ 4 वर्णों के अलावा गृहपति हैं या फिर तपस्वी हैं, ये सभी जनता में ही समाहित होते हैं, ये सभी जनता के ही अंग होते हैं, और इन्हीं लोगों से मिलाकर राज्य का निर्माण होता है, और राजा इन्हीं लोगों के सहमति से ही इनके ऊपर शासन करता है। राजा इन्हीं लोगों की सहमति से इनके ऊपर शासन करता है। तो इस तरह से गौतम बुद्ध ने अगाना सूत्र में राज्य के 7 अंगों का वर्णन किया है। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं कि राजा के गुणों का वर्णन कीजिए। आग्नेय सूत्र के अनुसार या अगाना सूत्र के अनुसार राजा के 10 गुणों का वर्णन कीजिए, या 10 विधा राजधर्म क्या है इसका वर्णन कीजिए। राजत्व के सिद्धांत के अंतर्गत ये इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि राज के अगाना सूत्र के अंतर्गत राज के घटकों का उल्लेख कीजिए, या अगाना सूत्र के अंतर्गत राज के कितने अंग हैं, आप इन अंगों का वर्णन आप कर सकते हैं एग्जाम में। आइए देखते हैं 7 रत्न। जिस तरह से गौतम बुद्ध ने राजा के 10 गुण बताए हैं, राज्य के 7 गुण बताए, राज्य के 7 अंग बताए हैं, इसी तरह से उन्होंने एक राजा के लिए 7 रत्नों का भी उल्लेख किया है कि राजा के पास 7 रत्न होने चाहिए। कौन कौन से रत्न हैं आइए हम जानते हैं।
गौतम बुद्ध ने अगाना सूत्र के अंतर्गत 7 रत्नों का वर्णन किया है और उसने यह बताया कि राजा के पास यह सभी 7 रत्न होने चाहिए। 7 रत्न में पहला रत्न कौन है? कक रत्न है। कक रत्न का मतलब होता है पहिया खजाना। इसको हम क्या बोलते हैं? पहिया खजाना, या इसको डोमिनियन बोलते हैं या इसको हम अधिराज्य बोलते हैं। कक रत्न को हम अधिराज्य बोल सकते हैं, अधिराज्य यानी कि भूभाग। कक रत्न का मतलब क्या हो गया? भूभाग या पहिया। जिस तरह से पहिया घूमता रहता है, हमेशा पहिया घूमता रहता है, इसी तरह से राज का परिवर्तन चक्र भी होता रहता है। गौतम बुद्ध ने राज्य के उस भाग को पहिए से दर्शाया है, यानी कि राज्य का जो भूभाग होता है वह भी क्या होता है? कक रत्न होता है। उसको क्या बोला जाता है? कक रत्न बोला जाता है, यानी कि वह भी एक रत्न होता है। यदि भूभाग नहीं रहेगा तो हम किस पर शासन करेंगे? शासन करने के लिए भूभाग या क्षेत्र का होना जरूरी है। तो पहला रत्न है कक रत्न, दूसरा है हाथी रत्न। उसके पास हाथी होनी चाहिए, हाथियों की सेना होना चाहिए। अश्व रत्न का मतलब होता है अश्व, हाथी घोड़े होने चाहिए, अश्व रत्न होना चाहिए, क्योंकि यह हाथी और जो अश्व होते हैं यह राज्य को मजबूत करते हैं और राज्य की क्षमता को दिखाते हैं। जिसके पास अधिक हस्त सेना होगी, अधिक अश्व सेना होगी, वह उतना ही पराक्रमी होगा, उतना ही चक्रवर्ती होगा। तो इस तरह से गौतम बुद्ध अश्व रत्न और हस्त रत्न की बात करते हैं। चौथा है परिनायक रत्न। परिनायक रत्न का मतलब होता है पार्षद खजाना। परिनायक का मतलब होता है पार्षद खजाना, यानी कि मार्गदर्शक होने चाहिए। राजा के पास मार्गदर्शक होने चाहिए, नेता होने चाहिए, मित्र होने चाहिए। जैसे इसको हम मित्र के रूप में ले सकते हैं कि मित्र भी हमारे रत्न की तरह से होते हैं। यदि मित्र हमें सच्चा मार्गदर्शन देते हैं तो हम दिन प्रतिदिन उन्नति करते रहते हैं। यानी कि हमारे जो सलाहकार होते हैं, जो सहयोगी होते हैं, यदि वह अच्छे हैं तो हमें किसी भी समस्या से वह बचा लेंगे, किसी भी संकट का सामना हम कर सकते हैं। वह मित्र हमारे सहयोगी होते हैं। तो इस तरह से गौतम बुद्ध ने अगाना सूत्र में सहयोगियों की बात कही है और सहयोगियों को उन्होंने एक खजाने के रूप में अंकित किया है, रत्नों के रूप में उन्होंने उल्लेख किया है, जिसको कि परिनायक रत्न कहा जाता है। पांचवा है इत्ती रत्न। इत्ती का मतलब होता है स्त्री। इत्ती का मतलब क्या है? स्त्री, यानी कि शासक के पास स्त्री रत्न भी होने चाहिए, यानी कि यही नियंत्रण का आधार है। स्त्री ही नियंत्रण का आधार है। स्त्री क्या है? यह नियंत्रण का आधार है, यह सबको नियंत्रित करती है, यह पुरुषों को अपने नियंत्रण में करती है। तो इसलिए स्त्रियों को भी गौतम बुद्ध ने एक रत्न के रूप में इंगित किया है। छठा है मणि रत्न। मणि रत्न का मतलब यहां होता है कीमती रत्न। राजा के पास कीमती रत्न होने चाहिए, कीमती रत्न होने चाहिए, आभूषण होने चाहिए, हीरे जवाहरात वगैरह विभिन्न प्रकार के रत्न होने चाहिए। सातवां है गहपति रत्न। गहपति रत्न का मतलब होता है गृहस्थ। राजा के राज दरबार में या राजा के राज में गृहस्थों की संख्या अधिक होनी चाहिए। गृहस्थों की संख्या अधिक होनी चाहिए, क्योंकि ये जो गृहस्थ होते हैं या जो उत्पादन करते हैं तो उत्पादन से यह कर देते हैं और उन्हीं के करों से राज्य चलता है, राज्य का खर्चा चलता है। यानी कि राज्य के जितने भी कर्मचारी होते हैं उनको वेतन दिया जाता है और विभिन्न प्रकार के जन कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं। तो अधिक से अधिक उत्पादक वर्ग होना चाहिए, अधिक से अधिक गृहस्थ वर्ग होना चाहिए, ताकि वह उत्पादन करे। और यह नियंत्रण का आधार है, यह भी नियंत्रण का आधार है, क्योंकि यह जो गृहस्थ वर्ग होता है यह भी राजा के ऊपर नियंत्रण करता है। यानी कि जनता जो होती है या लोग जो होते हैं यह राजा को नियंत्रित करती हैं। तो इस तरह से गौतम बुद्ध ने इस अपने दीघा निकाय के अंतर्गत 7 रत्नों का भी उल्लेख किया है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध ने जो राजा की उत्पत्ति की बात कही है, तो राजा की उत्पत्ति यह देवताओं के द्वारा सृजित नहीं है, जैसा कि मनुस्मृति में वर्णित है या अन्य ग्रंथों में वर्णित है कि राजा की उत्पत्ति देवताओं के द्वारा की गई है। तो गौतम बुद्ध ब्राह्मणवादी विचारधारा पर प्रहार करते हैं और वह समानता का सिद्धांत अपनाते हैं और वह कहते हैं कि राज की उत्पत्ति मनुष्यों के द्वारा ही की गई है। जो समाज में विभिन्न वर्ण हैं, इन वर्णों की उत्पत्ति भी लोगों के द्वारा की गई है और लोगों ने राजा का निर्माण किया और जब राजा का निर्माण किया तो राजा को धर्म के अनुसार शासन करना सिखाया और धर्म के अनुसार राजा को शासन करना चाहिए। और राजा के उन्होंने 10 गुण बताए और राज्य के भी उन्होंने 7 घटक बताए हैं। 7 घटकों के साथ साथ राजा के पास 7 रत्न भी होनी चाहिए।
जिस तरह से हम देख सकते हैं कि विभिन्न राजाओं के दरबार में नवरत्न रहा करते थे, नवरत्न रहा करते थे। इसी तरह से गौतम बुद्ध ने राज के लिए सप्त रत्न की बात कही है। तो इस वीडियो में मैंने आपको गौतम बुद्ध के अनुसार या बौद्ध धर्म के अनुसार या त्रिपिटक के दीघा निकाय के अग्नासूत्र के अनुसार राजा के कर्तव्यों और राजा के कार्यों का उल्लेख किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को समानता का सिद्धांत और महिलाओं पर गौतम बुद्ध के विचार के बारे में बताऊंगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।